साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमपी परीक्षा मंच पर। यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए साथियों, आप बहुत सही जगह हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो जो वर्ड टू वर्ड चीज़ें दी हुई हैं उसके अनुसार स्टडी प्लान करेंगे और उसको कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में प्रथम अध्याय या यूं कहें कि यूनिट पहला लेक्चर 1 और उसमें उच्च शिक्षा का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन क्या है इस बारे में समझेंगे। कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको ध्यान रखें कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पार्ट बी का सिलेबस है, कई सारे इसमें कानूनी शब्द हैं, वैधानिक शब्द हैं, तो मैंने प्रयास किया है कि उनको आसानी से हम किस तरह हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो उसके लिए उन वर्ड्स को बहुत आसान करने का प्रयास किया है, इंग्लिश में रखने का प्रयास किया है, साथ ही हिंदी में। कभी कभी होता ही है कि जब हिंदी कठिन हो जाती है तब इंग्लिश का सहारा हमें लेना पड़ता है। तो समझते जाइए, बिल्कुल इत्मीनान से बस सुनते रहिए। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। तो उससे पहले अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आएगा, है ना, समझने के बाद में, तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। चलिए, तो उच्च शिक्षा क्या होता है, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या शुरुआत से अगर आपके पास साथियों इस बात का जवाब है तो यकीन मानिए कि ये पूरा उच्च शिक्षा का जो चैप्टर है ये बहुत आसानी से इसी हाँ या ना में क्लियर हो जाएगा। सवाल ये है कि सोचिए, आज जो हम एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं ये क्या हमेशा से ऐसा ही था, या फिर आज जो एजुकेशन सिस्टम हम देख रहे हैं ये ऐसा कैसे बना? क्या हमेशा से ऐसा ही था, या टाइम के साथ धीरे धीरे इसमें कई सारे उतार चढ़ाव परिवर्तन आए और फिर ये डेवलप हुआ? अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपने थोड़ा सा मेमोराइज किया होगा, सोचा होगा। खैर, जो भी आपका जवाब था उसको आप यहाँ पर जब इसको समझेंगे तो आप बखूबी समझ जाएंगे कि उच्च शिक्षा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। तो देखिए, उच्च शिक्षा का जो इतिहास है, सबसे पहले ये समझें कि उच्च शिक्षा वर्तमान स्वरूप एक दिन में नहीं बना है, ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट्स का परिणाम है, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाएं उपक्रम हुए हैं उनका परिणाम है कि आज हमारे पास इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है। सिंपल सा समझें, कभी नहीं पूछा जाएगा उच्च शिक्षा क्या होती है, फिर भी इसको याद रखें। उच्च शिक्षा मतलब सिंपल सा समझ लें कि 12वीं के बाद जो पढ़ाई होती है उसे हायर एजुकेशन कहते हैं। उद्देश्य क्या है? तो केवल डिग्री लेना उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, हायर एजुकेशन का उद्देश्य नहीं है। ये पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी याद रखें कि डिग्री लेना इसका उद्देश्य नहीं है। तो फिर उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य हैं। हायर एजुकेशन के 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला नॉलेज, स्किल और थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि ज्ञान, कौशल और सोचने की क्षमता। इन तीनों का विकास करना है, इन तीनों को विकसित करना ही हायर एजुकेशन का उद्देश्य है। उदाहरण के लिए आप 12th के बाद बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, ये ग्रेजुएशन हुआ। फिर एमए किया, एमएससी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, पीएचडी किया, ये रिसर्च हुआ। ये सारा के सारा हायर एजुकेशन का ही पार्ट है। देखते हैं प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा कैसी रही। तो भारत में प्राचीन समय में क्या होता था कि उच्च शिक्षा की एक बहुत मजबूत व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है कि आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम में हैं तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम कुछ था ही नहीं। वहाँ से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनको सीखते 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 आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बना है। तो पहले क्या होता था, प्रमुख केंद्र, 2 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपने सुना होगा, तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला और नालंदा ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ रही हैं प्राचीन काल में। यहाँ पर क्या होता था, छात्र दूर दूर से आते थे और वहीं रहकर पढ़ते थे।
क्या व्यवस्था थी? गुरुकुल व्यवस्था थी। लोग वहीं पर आते थे, जो भी छात्र होते थे वहीं आते थे, रहकर वहीं पढ़ते थे। कॉन्सेप्ट क्या है? रेसिडेंशियल सिस्टम था, मतलब कि वहीं आकर रहना होता था, वहीं आकर सीखना होता था। एग्जाम का पॉइंट, नालंदा विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय। ब्रिटिश काल में क्या हुआ, जब हम आ, ब्रिटिश काल से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की तरफ देखते हैं तो हम समझेंगे कि आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई थी। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आज वर्तमान में चल रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हम कहेंगे ब्रिटिश काल से हुई थी। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो आपसे ऑप्शन में विकल्प में कह दिया जाए प्राचीन समय से हुई, या फिर आधुनिक समय जो चल रहा है उसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई। तो आपको ध्यान रखना, बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? ब्रिटिश काल से हुई। चार्टर एक्ट 1813, ध्यान रखना है। अब कभी कभी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो बहुत लीगलाइज होते हैं, तो उनको भी हम समझेंगे। मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, रट्टा मारना ही नहीं है। तो चार्टर का क्या अर्थ होता है? चार्टर समझ लेते हैं, सरकारी आधिकारिक आदेश। जैसे आज एक्ट होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश काल में चार्टर एक्ट होते थे। चार्टर एक्ट मतलब समझ लें आप बहुत आसानी से, सरकारी आधिकारिक आदेश। तो पहली बार शिक्षा पर सरकारी खर्च शुरू हुआ, 1 लाख रुपए निर्धारित हुए। किस किस समय से हुए? 1813 से। और ये आदेश, चार्टर एक्ट 1813 के तहत आया कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट क्या है कि शिक्षा मतलब सरकारी जिम्मेदारी। अंग्रेजों ने भी ये मान लिया था कि शिक्षा सरकारी जिम्मेदारी है। तो एग्जाम का पॉइंट देखें आप, 1813 एजुकेशन में स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत कब से हुई? तो आपको समझना पड़ेगा, चार्टर एक्ट 1813 से हुई। फिर उसके बाद में देखिए, बहुत क्रम से याद रखिएगा, 1813 की यहाँ पर बात हुई। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे मैकाले मिनट 1835। मैकाले मिनट 1835, तो अधिकारी की रिपोर्ट, सुझाव आया। ये माइन्यूट क्या होता है ना, ये इसको इंग्लिश में हम पढ़ेंगे मिनट या माइन्यूट पढ़ेंगे। तो मैकाले मिनट क्या है? मैकाले जैसे आज हम मीटिंग मिनट्स लिखते हैं, यदि आप ऑफिस में भी काम करते हैं, तो आप देखिए हम मीटिंग मिनट्स लिखते हैं, फेडरेशन मिनट्स लिखते हैं, मतलब कि उस मीटिंग में क्या हुआ। तो मैकाले ने एक रिपोर्ट लिखा, आधिकारिक सुझाव दिया कि भाषा जो रहेगी उसमें अंग्रेजी का महत्व होना ही चाहिए, यानी कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पर जोर। तो आज हम कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैकाले ने इसकी शुरुआत की थी 1835 में, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पर जोर। मतलब कहने का है कि एजुकेशन चलने दो, आपको जो सीखना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, लेकिन आपको अंग्रेजी में सीखना होगा। तो ये मैकाले ने एक आधिकारिक रिपोर्ट सुझाव दिया। कॉन्सेप्ट क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। पहले उच्च वर्ग को पढ़ाओ, फिर ज्ञान नीचे तक पहुंचेगा। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, तो जो एडॉप्शन का जो क्रम भी होता है, वो भी यही है कि समाज के यदि उच्च वर्ग चीज़ों को अपनाएगा तो उनको देखकर फिर जो निम्न वर्ग है, जो ऊपर वाले से नीचे वाला ऑटोमेटिक सीखता जाएगा। तो पहले उच्च वर्ग को पढ़ाओ, फिर ज्ञान नीचे तक पहुंचेगा। ये कॉन्सेप्ट है। इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, जो मैकाले मिनट ने ये सिद्धांत इस बारे में सुझाव रखा। तो लेकिन हुआ क्या? ये सिद्धांत सफल नहीं हुआ। देखिए, सबके अपने अपने सुझाव होते हैं, मैकाले मिनट ने अपना सुझाव दिया लेकिन ये सफल नहीं हुआ। तो सीधा से याद रखेंगे, यहाँ से उनको इग्नोरेंस मिला। फिर 1835 के कुछ समय बाद वुड्स डिस्पैच 1854, विस्तृत नीति दस्तावेज। 1854 में फिर एक विस्तृत नीति दस्तावेज आया जिसमें बहुत ही व्याख्या की गई थी। ठीक है, डिस्पैच का मतलब क्या होता है? डिस्पैच मतलब विस्तृत नीति दस्तावेज, एक दस्तावेज का उल्लेख करना। वुड्स ने इसको डिस्पैच किया 1854 में।
अब इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। देखिए भाई ध्यान से समझ लें कि 1854 में आ रहा है। कुछ 3 साल बाद एक स्वतंत्रता संग्राम होने वाला है, ठीक है। तो 1854 की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत को आज़ाद करने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उसी क्रम में सारा एजुकेशन के ऊपर ही बहुत सारा काम चल रहा था। तो जो वुड्स ने जो डिस्पैच किया विस्तृत नीति दस्तावेज, उसमें क्या हुआ कि इस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मैंने काटा। मैंने काटा तो भाई बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब याद रखने के लिए जस्ट फन वाली बात है कि इसको याद रखिए। मैंने काटा मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, चोट आएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज ये है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल किया है, लेकिन प्रयास करें, क्योंकि मैंने वही लैंग्वेज यहाँ पर ली है जो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअली आपको मैं मतलब मन में उतर जाए वो चीज़ें। तो बहुत महत्वपूर्ण जो आधारभूत दस्तावेज होता है, बेस डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा इसका मतलब होता है। ठीक है, याद रहेगा। मुख्य बिंदु क्या याद रखने हैं? विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षा प्रणाली का संगठन और शिक्षक प्रशिक्षण, तीन चीजें यहाँ पर रही। क्योंकि मैग्ना कार्टा की बात चल रही है। मुख्य बिंदु क्या है? विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई इस दौर में 1854 में, ध्यान रखिएगा यहाँ से। शिक्षा प्रणाली का संगठन बना, शिक्षक प्रशिक्षण शुरुआत हुई, टीचर्स का ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। फिर जब 1854 में ये वुड्स डिस्पेच ने अपना मत रखा, दस्तावेज लाए, तो देखिए इस पर काम भी हुआ। 1857 में 3 विश्वविद्यालय बने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1857 में पहली बार 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कौन कौन से? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, 3 हुए। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि 1857 में निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। तो जब आपको पता है कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास स्थापित हुआ, तो चौथा का नाम आप आसानी से जान जाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मैग्ना मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मैग्ना कार्टा एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। देखिए 1857 के बाद सीधे लगभग 50 साल बाद 1904 में क्या हुआ? तो यहाँ पर देखिए अधिनियम मतलब एक्ट। एक्ट का अर्थ क्या है? मतलब कानून। ठीक है, सिंपल सा समझ लें। सरकार का नियंत्रण बढ़ा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 में, यहाँ से सरकार का नियंत्रण बढ़ा। कॉन्सेप्ट क्या है भाई? नियंत्रण बढ़ेगा तो गुणवत्ता में सुधार आएगा। किसी गुणवत्ता की बात हो रही है? शिक्षा की बात हो रही है। तो 1904 में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। फिर 1904 के बाद 1917 में सैडलर आयोग आया। 17 सैडलर, याद रखें। सैडलर आयोग आया, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा वर्ड है कमीशन, है ना। आयोग मतलब कमीशन होता है। तो मैंने यहाँ प्रयास किया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में थोड़े मुश्किल होते हैं, तो शायद इंग्लिश में इजी हो जाए। मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश में वो ज़्यादा अच्छे से याद रह सकते हैं। तो वो शब्द मैंने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, तो शेडलर आयोग 7 से 17, 7 से शेडलर आयोग। कमीशन मतलब समिति। ठीक है, तो इन्होंने सुझाव दिए कि भैया 12वीं तक स्कूल होंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी होंगी। देखिए जिस एजुकेशन सिस्टम में आप हम आज हैं, उसमें क्या हो रहा है? 12वीं तक पहले पढ़ना है, पहली से 12वीं तक, उसके बाद फिर आपने कॉलेज में जाना है। ठीक है, और कॉलेज किसके अंतर्गत आता है? यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो सैडलर आयोग ने व्यवस्था के लिए सुझाव दिया कि 12वीं तक स्कूल होंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी जाएंगे। एग्जाम पॉइंट क्या है? आज की शिक्षा संरचना इसी पर आधारित है। इसका मतलब जब ऐसा है तो सैडलर आयोग बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसको याद रखेंगे। 7 से 17, 7 से सैडलर। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आयोग की अनुशंसा पर आ, आज की शिक्षा संरचना आधारित है? तो हम कहेंगे सैडलर आयोग। सन पूछा जाएगा 1917।
स्वतंत्रता के बाद क्या विकास हुआ? स्वतंत्रता के बाद का विकास से थे 1947 के बाद क्या हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद फोकस बदला, कंट्रोल लोगों के हाथ में आया, ठीक है। सत्ता बदली, पहले हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, उसके बाद में फिर राजनीति दूसरे हाथों में आई तो कंट्रोल चेंज हुआ। अब जब कंट्रोल अलग होगा, हम भारतीयों के हाथ में कंट्रोल आया, तो यहाँ से डेवलपमेंट का अलग दौर शुरू हुआ। तो जब डेवलपमेंट का अलग दौर शुरू हुआ 1947 के बाद में, तो यहाँ पर बना यूजीसी। यूजीसी कब बना? 1956 में। याद रखिएगा, यूजीसी का जो सन है 1956 में यूजीसी बना। यूजीसी मतलब क्या? यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। देखिए नाम में स्पष्ट है, ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब पैसा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, मतलब कि वित्तीय सहायता। ग्रांट मतलब पैसा, और थोड़ी अगर हम एकेडमिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करें तो वित्तीय सहायता। तो यूजीसी क्या करता है? वित्तीय सहायता करता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है? तो सिंपल सा है, नाम में ही स्पष्ट है ना कि ग्रांट्स मतलब वित्तीय सहायता करेगा किसको? तो यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देना, रूल्स बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, ठीक है। यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देना, रूल्स बनाना और क्वालिटी मेंटेन करना, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो यूजीसी नियामक संस्था है। यूजीसी मुख्य नियामक संस्था है। मुख्य नियामक संस्था है मतलब जो यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फंडिंग है, उन सब की देखरेख कौन करता है? यूजीसी करता है। बिना यूजीसी के कोई भी यूनिवर्सिटी चलना संभव नहीं है, ठीक है। अब 1956 के बाद फिर दौर आया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग 1964-66 में आए। इन्होंने क्या कहा? एक प्रणाली दी, 10+2+3, मतलब 10वीं 12वीं, फिर 3 जो है कॉलेज का सिस्टम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, समझ रहे हैं इसको। आज भी ये सिस्टम लागू है, 10 पहली से 10वीं तक आप बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। फिर क्या होगा? 11th में आप कोई सब्जेक्ट चुनेंगे, फिर वही सब्जेक्ट आपका 12th में रहेगा, फिर आप उसके में तैयार होंगे, फिर उसी के आधार पर आप अगले 3 साल की पढ़ाई करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आपका ग्रेजुएशन होगा। तो ये जो सिस्टम है मेरे दोस्त, कि ये 1964 और 1966 में इंट्रोड्यूस हुआ था कोठारी आयोग के द्वारा। क्लियर है? और देखेंगे अभी सेडलर की हमने बात की थी 1917, ठीक है। उनसे ही हमारा आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो प्रभावित है। और दूसरा कोठारी आयोग 1964 1966, आज भी यही सिस्टम लागू है। फाइनल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ब्रिटिश काल, है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। मैंने लिख रखा है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको लिख लिया है मैंने ताकि वो वर्ड टू वर्ड आप तक पहुँचे। तो सबसे महत्वपूर्ण समझ ये है कि ब्रिटिश काल शिक्षा प्रणाली की नींव यहीं से रखाई, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद विकास और सुधार। स्वतंत्रता के बाद में विकास और सुधार का तुरंत बदला। आज भी हम देख रहे हैं कि आए दिन सरकारें अलग अलग तरह के प्रयास कर रही हैं कि हमारे शिक्षा तंत्र में, एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से और महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं ताकि छात्रों को उसका लाभ मिले, ठीक है। तो ब्रिटिश काल शिक्षा प्रणाली की नींव यहाँ से रखी गई और स्वतंत्रता के बाद विकास और सुधार हुए। अब इन सब में जो अभी तक हमने पढ़ा, सबसे महत्वपूर्ण यूजीसी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। एक रिवीजन देख लेते हैं कि जो वर्ड्स हैं, क्योंकि वर्ड्स हमारे मस्तिष्क में टिकना, वहाँ चिपक जाना बहुत महत्वपूर्ण है। चार्टर का मतलब आपने देखा, चार्टर का मतलब होता है आदेश। माइन्यूट या मिनट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। डिस्पैच मतलब कोई नीति दस्तावेज, ठीक है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट यानी डिस्पैच। मैग्ना कार्टा बहुत महत्वपूर्ण कोई दस्तावेज। एक्ट का मतलब कानून और कमीशन मतलब समिति। ये 5-6 वर्ड है मेरे दोस्त। धीरे धीरे ये 5-6 वर्ड कब 50 60 70 100 हो जाएंगे। तो हर वर्ड को बहुत ध्यान से देखिए और उसको अपने दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए
कि चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य महत्व क्या था। यदि आप इसका जवाब देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने अभी तक चूँकि मैं यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ, हम साथ में इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य महत्व क्या था, ठीक है। कमेंट कर कर बताएं और हमारा प्रयास कैसा लगा आपके कमेंट से हमें पता चलेगा। तो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में हम सारी चीज़ों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।